नमस्कार दोस्तों हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 और आपके यूनिट 2 का है ये यूनिट 2 का है। लेसन नंबर 2 प्राइसिंग ऑफ मटेरियल कि भाई मटेरियल की प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए। तो इसमें आप समझेंगे कि भाई किस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ से भी प्रैक्टिकल आ सकता है। मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूज़ मतलब एक्चुअल कॉस्ट मेथड ले लें मटेरियल की कॉस्ट, या फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कि भैया जो पहले आया वो पहले हमने इशू कर दिया, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, जो सबसे लास्ट में आया ना वही सबसे पहले हमने आगे इशू कर दिया, आगे यूज़ कर लिया। लीफो कहते हैं इसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पहले लास्ट में आया पहले चला। ये तो वही बात हो गई कि आप कहीं लाइन में लगे हुए हैं किसी सामान के लिए, तो आपका क्या है कि भैया जो पहले लाइन में लगा है उसको पहले मिलेगा। तो आप हमेशा फीफो बेसिस पे चल रहे हो, है ना, कि भाई पहले मैं आया हूँ तो मुझे पहले मिलना चाहिए। लेकिन अगर लास्ट में जो लाइन में जो सबसे लास्ट में आया और उसको अगर पहले मिल जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, वो है लीफो। तो आप कभी लीफो के फेवर में नहीं रहते यार। तरीका तो ये बनता है कि फीफो हो, है ना, बट लीफो भी एक है। जैसे कुछ बदतमीज़ लोग होते हैं जो लाइन तोड़ देते हैं, जो लीफो पे ही बिलीव करते हैं, सबसे लास्ट में आएंगे और पहले उनको चाहिए, ठीक है। एक है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड कि भाई एवरेज निकाल लो और उस एवरेज के हिसाब से कॉस्टिंग कर लो। या एक है वेटेड एवरेज कॉस्ट, एक है सिंपल और एक है वेटेड एवरेज, ये भी देख लेंगे। फिर पीरियोडिकल सिंपल एवरेज मेथड, एक पीरियड का हिसाब से सिंपल एवरेज क्या निकल रहा है। पीरियोडिकल वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, तो एक वेटेड एवरेज हो जाएगा। मूविंग सिंपल एवरेज मेथड और मूविंग वेटेड एवरेज मेथड, तो देखो है तो एक ही मेथड लेकिन अलग अलग टाइम पे है। जैसे देखो एवरेज कॉस्ट तो सिंपल और वेटेड, फिर एवरेज पीरियोडिकल सिंपल और पीरियोडिकल वेटेड, फिर एवरेज मूविंग सिंपल और मूविंग वेटेड, और है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, बेस स्टॉक मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, डिस्क्रिपेंसी इन स्टॉक आइटम, कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल प्राइसिंग मेथड और मटेरियल लॉसेस। अब पढ़ते हैं आगे मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूज। मेथड एक्चुअल कॉस्ट मेथड क्या कहता है कि भैया जितने पे तुमने माल खरीदा है, मटेरियल आर परचेज स्पेशल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, एक जॉब के लिए एक मटेरियल खरीदा गया, एक्चुअल कॉस्ट उसका जो भी है वो एक्चुअल कॉस्ट ही एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। खत्म कहानी, एक्चुअल कॉस्ट मेथड है। ये कई केसेस में एक्चुअल कॉस्ट काम नहीं आता है क्योंकि हर एक जॉब के लिए एक अलग मटेरियल असाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर आ जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना, कि भैया मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल यूजिंग द परचेज प्राइस ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट इन द स्टॉक। जो ओल्डेस्ट है उसका यूनिट ले लो भैया, ये पहले आ गया, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं फीफो मेथड के, डिसएडवांटेज क्या है, तो आप यहाँ से एडवांटेजेस कवर कर लोगे और डिसएडवांटेजेस कवर कर लोगे। एडवांटेजेस क्या है भाई, आसानी है समझने में, बहुत सिंपल प्राइस के तरीके से इशू किया जा सकता है। स्टोर कीपिंग प्रैक्टिस जो होती है, गुड स्टोर कीपिंग प्रैक्टिस डेवलप हो सकती है, अच्छे से स्टोर रिकॉर्ड बन सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, इसमें क्लरिकल कॉस्ट भी बहुत कम है, क्लरिकल मिस्टेक भी नहीं होगी। ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर में आ जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है, ठीक है ना। ये रियलिस्टिक प्रैक्टिस है, इसको किया भी जा सकता है। और इस इन्वेंट्री जो मोस्ट मार्केट प्राइस है इससे ये भी निकल जाएगा क्योंकि पहला तो पुराना निकल गया तो लेटेस्ट ही बच गया। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि भैया कितने टाइम से स्टॉक है जो यूज्ड होगा। इफ़ द मिक्सअप, तो मटेरियल जो है वो अगर मिक्स हो गया तो मटेरियल आगे चल के डिफरेंट प्राइस पे हो जाएगा, तो मतलब उसको बहुत अलग से रखना पड़ेगा। ये पहले आया था, ये पहले इतने रेट पे, इस तरीके से मटेरियल परचेज फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है ना। क्लरिकल वर्क इसमें ज़्यादा बढ़ सकता है। राइजिंग प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड, भाई प्राइस बढ़ गया और प्रोडक्शन कॉस्ट हम अभी पुराने के रेट पे लेके चल रहे हैं, तो उसमें ये सब गलती है। ये सब सारी थ्योरेटिकल पार्ट है, आप पढ़ सकते हो। अब इस पे देखो एक प्रैक्टिकल दिया गया है, एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 1, आपके अगस्त 2004 की शुरुआत में कंपनी के पास स्टॉक कितना है, 10,000 ब्रश का, और वैल्यू कितनी उसकी 10 है। अब फर्दर परचेज किया कंपनी ने, 7 अगस्त को परचेज किया 4,000, 14 अगस्त को 6,000, 24 अगस्त को 8,000, ये सारे परचेज हुए हैं। अब इशू किया गया है
16 अगस्त को जी 16,000 ब्रश इशू हुए हैं, तो इस 16,000 में सबसे पहला तो वो 10,000 चला गया, फिर ये 4,000 चला गया, फिर ये 2,000 चला गया। तो भैया वो 10,000 गुने 10, फिर 4,000 गुने 12.50 और फिर 2,000 गुने 15, इन तीनों का जो ऐड होगा वो इशू की प्राइस हो जाएगी। फिर अगले पे क्या है, 10,000 ब्रश 28 अगस्त को कर रहे हैं, तो इसमें से 2,000 ऑलरेडी हो चुका है, तो भैया 4,000 यहाँ से कर दो और 6,000 इस वाले में से कर दो, तो फिर इसकी कॉस्टिंग क्या आ जाएगी, 4,000 गुने 15 और 6,000 गुने 16.50। पूरा का पूरा एक कहानी है, सिंपल, मतलब पढ़ना है आपको कि भाई यहाँ क्या कहना चाहता है। तो देखो ओपनिंग लेके चल रहे हैं, 4,000 आ गया, ठीक है, तो ये सब आ गया, फिर 4,000 आने के बाद ये ऐड हो गया, फिर 6,000 आ गया, तो ये सब आ गया। लेकिन सबको एक जगह तो लिख नहीं सकते क्योंकि तीनों अलग अलग रेट पे, तो हम क्या बोलेंगे, 10,000 इस रेट वाला है, 4,000 ये रेट वाला है, 6,000 ये रेट वाला है। फिर इशू कर दिया जी 10,000, तो 10,000, अब आपको पहला इशू क्या करना था 16,000 का, तो 10,000 ये वाला चला गया, 4,000 ये वाला चला गया, 2,000 ये वाला, तो इशू सेक्शन में डाल देंगे। अब अभी पर मेरे पास ये वाला बच गया 8,000, फिर हमें 10,000 करना है, तो 4,000 15 वाला चला जाएगा और 6,000 1650 वाला चला जाएगा। फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो 2,000 नीचे वाला है उसका बैलेंस रह जाएगा। बहुत सिंपल है, ये है फीफो मेथड, ठीक है ना। अब है अगला लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया जो लास्ट में स्टॉक अराइव हुआ है वही सबसे पहले इशू हो जाएगा। एडवांटेज इसके ये भी बहुत सिंपल है, रिसेंटली आया है, देखने में बहुत आसान है। अनरियलाइजिंग प्राइस मिनिमाइज अनरियलाइज इन्वेंट्री को ये ऐसे बता देता है कि भाई लेटेस्ट में जो है प्राइस वो ले लो, तुम्हारा अभी मार्केट के हिसाब से ठीक हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है भैया, इन्वेंट्री जो है वैल्यूएशन में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस मेथड को। कैश फ्लो पैटर्न का जम्पशन है वो गलत हो जाता है, मोर देन वन रेट आ जाते हैं, कॉस्ट कंपैरिजन में गलती आ जाती है, इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है, तो ये सब है, नॉर्मल थ्योरी है। अब इसके प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि भैया क्या क्या है। अब देखो आपके पास शुरुआत में 300 यूनिट है 600 रुपीज़ वाले, फिर आपने परचेज किया 200 यूनिट 440 वाले, फिर इशू किया 150। अभी जो 150 आपने इशू किया है ना, तो वो 300 वाले में से नहीं किया होगा, जो आपने लेटेस्ट वन परचेज किया है, तो 150 गुने 440 ये वाला आपने किया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, फिर परचेज किया, फिर परचेज कर दिया इसमें, फिर इशू है, फिर इशू किया है, फिर परचेज किया, फिर अब ये लिफो मेथड के हिसाब से आप बना लो कि भाई कैसे कैसे। अगर मेरा ओपनिंग क्या है 3,300 वाला है, तो ये रेट, अच्छा ये रेट नहीं है, यहाँ पे ये रेट नहीं है, ये क्या है, वैल्यू है। मतलब ये कि अगर मैं 600 को 300 से डिवाइड कर दूं तो एक पीस कितने का आएगा, 2 रुपये का। अगर मैं 440 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 20, तो 2 दूनी 4, तो ये मतलब 2.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेट आ जाएगा। तो 300 ये ओपनिंग हो गया, फिर 200 से ये आ गया, फिर ये आ गया, ये 200 वाला था, ये 300 जो आया है वो ओपनिंग ही चला आ रहा है, फिर 200 ऐड हो गया, तो आपके पास टोटल 500 हो गया। लेकिन अब जब 150 इशू हो रहे हैं तो ये वाला होगा लास्ट वाला, तो ये 200 का रेट आपने क्या निकाला है, 200 2.20, तो भैया 330 रुपये का इशू हो गया। फिर रिसीट हो गया, फिर आपको कितना इशू करना है, 150। तो आप देखो फिर जो रिसीट हुआ है ना, तो इसमें से पहले जाएगा, इस वाले में से पहले 150 जाएगा, फिर इसमें से निकल गया, फिर आपके पास स्टॉक क्या रह गया, पुराना वाला वही रह गया, 50 ये वाला 50 ये वाला, फिर आपने इन्वर्ट ले लिया, ये ऐड कर दो, फिर रिसीट कर दिया, फिर 200। तो भैया सबसे पहले तो आपने जो रिसीट हुआ है 150 वाला 100 वाला चला जाएगा, 200, फिर 50 ये, फिर 50 ये, इस तरीके से चला जाएगा और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। तो बहुत कहानी, मतलब बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है और इसको एक दो बार खुद से करने की ज़रूरत है। अब आगे चलते हैं, सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। नाम से ये सिंपल एवरेज, भैया 3 रेट है और क्वांटिटी है, डिवाइड कर दो, एवरेज क्वांटिटी निकल गई कि भैया मैं ना 3 टाइप के आम लेके आया हूँ। 1 किलो 100 रुपये का है, एक है 150 किलो 150 रुपये किलो, एक है 200 रुपये किलो। तो मैं बोलूँगा भैया एवरेज बता, 3 किलो का कितना रहा, तो ये प्लस 200 डिवाइड बाई 3 किलो, तो कितना हो गया, 200 1 300 450 डिवाइड बाई 3 है, 3 1
3 से 1 कर दो और 3 5 15 भैया एक एवरेज आपका ना 150 रुपये किलो पड़ा है आम। तो बस ये आपने करना है, ये है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब भाई नाम में ही वेट है तो थोड़े से फॉर्मूले में भी वेट होगा, बाद में की कोई अलग चीज़ है नहीं। क्या है ये देखो, क्या कह रहे हैं कि भैया रिसीव किया है हमने 15 रुपये से 1000 क्वांटिटी, फिर 1316 रुपये से, फिर 800 इतने रुपये से। तो आप क्या करोगे 1000 गुने 15, 1300 गुने 16 और 800 गुने 14 डिवाइड कर दो आप इसको 100, 1300 और 800। तो आप इसको 100 से सारे के सारे डिफरेंट प्राइस के हिसाब से जो आए थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे यूनिट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वहां आप क्या कर रहे थे सिर्फ यूनिट की कॉस्ट ले रहे थे कि भाई 1 किलो कितने का है वो ले लो उसके बाद, लेकिन यहाँ पे नहीं, किलो गुने 10 किलो। अगर 10 किलो आम लेके आया मतलब ये कि मान लो 5 किलो आम लेके आया, 4 किलो लेके आया और 6 किलो लेके आया, तो 5 किलो जो लेके आया मैं वो 100 रुपये वाला, 4 किलो जो मैं लेके आया हूँ वो 150 वाला, 6 किलो जो मैं लेके आया हूँ 200 रुपये वाला। लेकिन जब हम सिंपल एवरेज कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे यार, 100 प्लस 150 प्लस 200, और अगर 3 टाइप के आम है तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 150 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं 500 600 और 1200, तो 500 600 और 1200 को डिवाइड कर दो 5 4 9 6 15 किलो से, फिर जो आएगा ना वो होगी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ये आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। इसमें सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज के हिसाब से इन्होंने बोला है कि भैया निकाल के दे दो। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है, उस हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते, निकाल सकते हो। कोई क्वेरी है तो पूछ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला है पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। पीरियोडिक सिंपल प्राइस मेथड, तो अब ये पीरियोडिकल मतलब क्या है कि एक पीरियड में निकाल लो सिंपल एवरेज, एक पीरियड में कितनी परचेज हुई है उसके हिसाब से सिंपल एवरेज निकाल दो। वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो वीकली, मंथली, मंथली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या भाई, सिंपल है, ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। कॉस्टिंग डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, जॉब इंडस्ट्री में ये अप्लाई नहीं होता, अनसाइंटिफिक है, सफ़र बहुत सारे इसमें खराबी है। चलो कोई बात है। पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इसमें भी वही है कि भैया वेटेड एवरेज का मेथड तो वही रहेगा बट एक पीरियड का निकाल दो, और कुछ भी नया नहीं करना है, बस एक पीरियड का निकाल लेना है। मूविंग सिंपल प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। मूविंग मतलब क्या होता है कि भैया फिक्स ही नहीं है, एक बार ना 1 महीने का निकाल के दे दो, एक बार में 2 महीने का दे दो, इस बार ना मुझे 4 महीने का निकाल के दे दो, इस बार मुझे 6 महीने का निकाल के दे दो। लेकिन एवरेज प्राइस तो बस वही रहेगा, बस उस पीरियड को देख लो कि भैया कितने टाइम का ये मांग रहा है, कितने टाइम का निकालना है, ठीक है। ऐसे मूविंग वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल सी चीज़ है भैया, अलग अलग पीरियड में अलग अलग टाइम पे वेटेड एवरेज निकालना है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, कोई अलग चीज़ नहीं है ये। अगला चलता है, आगे चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या होता है, हम पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इशू प्राइस, पहले से डिटरमाइन कर लिया कि मेरा तो ये प्राइस रहेगा इशू करने का, रिसीट का नहीं, इशू करने का। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे द परचेज ऑफ इशू मटेरियल में भी 3 को इतना इशू कर दिया, जनवरी को इतना इशू कर दिया, इतना कहाँ इशू कर रहे हैं, कटिंग स्टिचिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 600 यूनिट इशू किया है, यहाँ पे 800 यूनिट इशू कर दिया, यहाँ पे 1000। द स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 20 रुपये है 2001 का। तो अब क्या है ना कि हम एक स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर लिया हमने कि पूरे साल का ये रहेगा 20 रुपये रहेगा। तो आप कुछ भी करो, अब स्टैंडर्ड प्राइस के रेट पे आप चलते रहो। देखो आप किसी भी रेट पे इशू करो, लेकिन आपको स्टैंडर्ड प्राइस पहले ही दे दिया गया, सिंपल है। उसी के हिसाब से आप रिसीट लो और इशू के टाइम पे स्टैंडर्ड प्राइस ले लो और बैलेंस निकलता चला जाएगा, खत्म कहानी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसी में डिफरेंस निकालना है जी, नहीं मटेरियल प्राइस डिफरेंस, भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट तो मेरा ये रहा और एक्चुअल कॉस्ट मेरी ये है। तो स्टैंडर्ड मैंने 8000 के हिसाब 8000 निकला, स्टैंडर्ड को एक्चुअल कॉस्ट मेरा 9100 का रहा है, तो 1100 का मेरा अलग हो गया, एडवर्स आ गया। आगे चलते हैं बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड में क्या है, तो ऑलवेज एक बेस ले लो,
कि भैया मेरा 150 रुपये पर यूनिट रहने वाला है, इस टाइप से, तो उसमें रिसीट क्वांटिटी यहाँ से इशू क्वांटिटी हो सकती है। तो जो बेस दिया गया है ना, वो बेस के हिसाब से आप उसका प्राइस ले लो जो इशू का, कि भैया हाँ इस तरीके से काम करना है। बाकी लीफो फीफो में ही पूछेगा कि भैया आपको बता दिया, बस इशू के केस में बस देखना है कि हाँ देखो क्या है, द स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 750 यूनिट है 1.5 रुपये वाले, फॉलोइंग परचेज और इशू, परचेज दे दिया, इशू दे दिया, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, तो अब देखो रिसीट दे दिया, इशू दे दिया और बैलेंस ऑफ स्टॉक निकल जाएगा। तो अब ये जो इशू दे दिया है उसमें आपको बेस निकालना पड़ेगा, रुक जाओ एक सेकेंड। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग दैट द इशू आर मेड अंडर बेस स्टॉक मेथड इन कंजक्शन विद फीफो मेथड, फीफो मेथड है और बेस स्टॉक यूनिट कितना है 400। तो अब ये 400 के हिसाब से इसका बेस निकालना पड़ेगा और उस हिसाब से आप फीफो मेथड पे बना सकते हो अपने सारे स्टॉक। तो देखो ओपनिंग कितना है 750, 1.5 इसने, फिर इशू कितना किया 300, 150 का 1.5 रुपये का बेस मिल गया 450, फिर ये आ गया, फिर अब रिसीट हुआ इस रेट से, फिर रिसीट हुआ इस रेट से, तो ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या है ना, प्राइस को आप इग्नोर कर दो, टोटल वैल्यू देख लो कितना है, कि भैया मेरे पास पुराना वैल्यू जो है वो 1050 का इतने से है, अब जो मेरे पास नया आ गया वो इतने से है, तो टोटल मेरी जो टोटल वैल्यू, फिर उस टोटल को आप डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से ना, तो फिर इशू प्राइस निकल जाए, वो है बेस। वो बेस ये लेने के लिए कह रहे हैं कि भैया जितना क्लोजिंग है, जितनी क्लोजिंग क्वांटिटी उसको डिवाइड कर दो, बेस प्राइस निकल जाएगा और वही इशू प्राइस आपका रहेगा। सारा का सारा जो ये मेथड है ना, वो सिर्फ इशू प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए है। इशू प्राइस डिटरमाइन हो गया, फिर आप लिफो से बनाओ, फिफो से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, कहता है भैया मार्केट प्राइस ले लो इशू करते टाइम, और कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है स्टोर लेजर अकाउंट बनाओ रिप्लेसमेंट के बेसिस पे, ओपनिंग बैलेंस दे दिया आपको, ये रिसीव हुआ, ये इशू हुआ, 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 लेकिन आपको साथ में उसने दे भी दिया कि जो प्राइस है ना इस डेट पे मार्केट में ये चल रहा है, तो भैया आपको प्राइस दे तो दिया, अब ये ले लो इशू करते टाइम, ठीक है। अब आप बना दो, देखो आपको वही सारे रेट लेने हैं इशू करते टाइम जो मार्केट में दिया हुआ है और मार्केट में चल रहा है, ये है मार्केट वाला, रिप्लेसमेंट वाला। अब चलते हैं डिस्क्रिपेंसी इन स्टॉक आइटम्स, स्टॉक आइटम में क्या क्या गलती हो सकती है, क्योंकि भैया गलती तो हर किसी से होगी, हो सकता है मटेरियल कम आया, इवेपोरेशन खराब आ गया, वेस्टेज आ गया है ना, मटेरियल गलत लोकेशन पे आ गया, चोरी हो गई छोटी मोटी, स्टॉक इशू करने में गलत हो गया, स्टॉक रिटर्न को अच्छे से नहीं बनाया, स्टॉक इशू करने में डिपार्टमेंट को अच्छे से एलोकेट नहीं किया, अरिथमेटिक एरर हो गया, क्लरिकल एरर हो गया, सप्लायर गलत चूज कर लिया, डिफरेंट क्वांटिटी भेज दिया, ये सारे गलतियां हो सकती हैं। तो इन सबको गलती को सही कैसे करें भैया, स्टोर वहीं पे आना चाहिए, ऑथराइज पर्सन के सामने आना चाहिए, मटेरियल रिक्विजिशन ऑथराइज पर्सन के द्वारा बनाना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, बिन कार्ड, स्टॉक कार्ड, स्टोर लेजर, रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टाफ, स्टॉक ऑडिट होनी चाहिए, मटेरियल उसी के रिक्विजिशन स्लिप के अगेंस्ट ही मटेरियल, रिक्विजिशन मतलब रिक्वायरमेंट स्लिप के अगेंस्ट ही मटेरियल इशू होने चाहिए, ऑल मूवमेंट के स्टॉक का रिकॉर्ड होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए टाइम टाइम पे कि भैया कितना आया है, ठीक है, और फीफो मेथड होना चाहिए। तो ये सब हमने कंसिडर कर लिया। अब आगे चलते हैं, कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल प्राइसिंग मेथड। मटेरियल प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या क्या देखेंगे भैया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन देखो, नेचर ऑफ मटेरियल देखो, क्वांटम मटेरियल देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज देखो, बल्कनेस देखो, इकोनॉमिक देखो, टेंडेंसी देखो, रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर देखो, अकाउंटिंग प्रैक्टिस देख लो, नॉर्मल लॉस देख लो, ये सब चीज़ें देखोगे ना, तब जाके आप डिसाइड करना कि भैया सिंपल एवरेज लेना है, वेटेड एवरेज लेना है, मूविंग सिंपल लेना है, मूविंग वेटेड लेना है, इस टाइप से, ठीक है। अब आगे चलते हैं मटेरियल लॉस। अभी मटेरियल लॉस क्या होता है, वेस्ट हो गया जी, मटेरियल लॉस है। एक होता है कि भैया नॉर्मल वेस्ट ना 1% 2% तो होना ही होना है ट्रांसपोर्टेशन में, मान लो किसी ट्रक से आप लेके आ रहे हो माल को, भैया 2% तो खराब हो ही जाता है, ठीक है ना। जैसे अंगूर है, जम्मू कश्मीर से अंगूर दिल्ली आएगा तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल वेस्टेज होगा ही, लेकिन 2% का एक एवरेज, कितने अंगूर तो खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर 30% खराब हो गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भैया एबनॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल वेस्टेज को कॉस्ट में ऐड किया जा सकता है, बट एबनॉर्मल वेस्टेज को अगर कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो आपका प्राइस या कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, और कॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से आप कभी भी माल को बेच नहीं पाओगे अच्छे से।
तो स्क्रैप की अकाउंटिंग कैसे करें, प्रॉफिट एंड लॉस में वो चला जाता है, अगर बिक गया तो अदर इनकम, नहीं बिका तो खत्म कहानी। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर स्क्रैप ये सब छोटी मोटी कहानी है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। जो इसमें मेन मेथड था वो आप पढ़ चुके हो और वो देख चुके हो। तो ये सब अकाउंटिंग डिफेक्टिव, अकाउंटिंग का क्या करें, ये डिफेक्टिव रोके कैसे, ये सब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब इस पे क्वेश्चंस देख लो। मेंशन एनी 6 मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल। प्राइसिंग, जो प्राइसिंग के क्या क्या तरीके होने चाहिए वो सारे मेथड बता दो, सिंपल, वेटेड, एक्चुअल, लीफ, है ना, इस तरीके से। कंपेयर द फीफो लीफो, फीफो लीफो को कंपेयर कर दो, पता है आपको। वेटेड एवरेज और स्टॉक वैल्यूएशन में क्या है वो सब थियोरेटिकल है, बता दिया आपको, ठीक है ना। वेस्ट, स्क्रैप और डिफेक्टिव को क्या होता है वेस्ट, क्या होती है स्क्रैप, क्या स्पॉइलेज, क्या डिफेक्टिव, डिफेक्ट हो गया, वेस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया, स्पॉइल मतलब ख़राब हो जाना, ये सब आप इसको बता दो। फिर ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी कर दिए। तो इस तरीके से हमने लेसन नंबर 2 ख़त्म किया है। यूनिट नंबर 2 का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर दोबारा से आपको बताऊँ और दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारे आइडियाज़ लग जाएं कि हाँ किस तरीके से आपका सिलेबस है और किसके ऊपर है ये सिलेबस, ताकि आप अच्छे से पेपर दे सकें। नाउ जो आगे हम बढ़ेंगे वो है लेसन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 3 को कंप्लीट करने के लिए।